हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस मैंने रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम से सिलेक्ट किए हैं। तो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस सीरीज़ के पिछले वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पिछले सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे समय पूछा गया है, कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम गति का पहला समीकरण अप्लाई करेंगे। पहला समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे v क्या दिया गया है, तो दिया गया है रुकने में कितना समय लगेगा, यानी कि अंतिम समय में अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम समय में वो वस्तु रुकी होगी, तो अंतिम वेग की जगह हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। u क्या होगा, तो u दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 20 हमने ले लिया, प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे पता नहीं है और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे पूछा गया है और एक्सेलरेशन पहले, उसके पहले हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हमें निकालना होगा। और त्वरण हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है और बल दिया गया है, तो हम जो है त्वरण आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब यहाँ पे बल कितना दिया गया है, तो 60 न्यूटन दिया गया है। द्रव्यमान कितना दिया गया है, 30 किलोग्राम दिया गया है। और एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/30, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे 2 जो है हमें निगेटिव में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे वस्तु को रोका जा रहा है। ठीक है, अगर रोका जा रहा है तो यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा होगा। अगर वस्तु की स्पीड बढ़ाना होता है तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगता है, लेकिन स्पीड अगर कम किया जा रहा है या रोका जा रहा है तो उस स्थिति में एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक मान हमें माइनस में रखना होगा, -2। ठीक है, और टी हमें निकालना ही है, तो ये हो जाएगा -2t इक्वल टू 0 - 20। ठीक है, 0 से -20 माइनस करेंगे तो -20 ही रहेगा, और दोनों साइड अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2t इक्वल टू 20 है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा टाइम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ने से बढ़ती है, तो क्या बढ़ाने से ध्वनि बढ़ती है, यानी कि तेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि ध्वनि की लाउडनेस जो है कैसे बढ़ती है, किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि जो है एक तरंग होती है। ठीक है, इस तरह से तरंग होती है, और यहाँ पे जो है ये जो ऊपर का पॉइंट है, इसके सबसे टॉप पॉइंट, इसको कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, जितने भी ये टॉप पॉइंट है इसको क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे के पॉइंट होते हैं इनको क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ट्रफ है दोनों। तो दो क्रेस्ट, किन्हीं भी दो क्रेस्ट की बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। उसको तरंग दैर्ध्य करते हैं और उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे ट्रफ के बीच की दूरी ली जाए चाहे क्रेस्ट के बीच की, तो उसको क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य, और इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो ध्वनि की लाउडनेस होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो आयाम पर निर्भर करती है, जिसको आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आयाम क्या होता है, तो ये जो क्रेस्ट है ये जितनी ऊंचाई तक जाती है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम ऊंचाई ही जो है ये इसका एम्पलीट्यूड या आयाम होता है। यहाँ पे आयाम को अगर हम बढ़ा करके ज़्यादा कर देंगे तो ध्वनि की लाउडनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आयाम होगा ध्वनि की लाउडनेस, यानी कि ध्वनि उतनी ज़्यादा तेज होगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयाम। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या होती है, तो 1 सेकेंड में जितने सर्किल ये पूरा करती है तरंग, तो उसको कहते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा क्या होती है, पिच होती है ध्वनि की। पिच उतनी ज़्यादा होती है तो आवाज़ जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ज़्यादा पतली होगी, पिच कम होगी तो आवाज़ मोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पिच किस पर निर्भर करती है, तो पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, और लाउडनेस किस पर निर्भर करती है, तो लाउडनेस निर्भर करती है आयाम पर। अगला क्वेश्चन है, 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे पावर दिया गया है, पावर यानी कि शक्ति 20 किलोवाट दी गई है, और टाइम दिया गया है 10 सेकंड, और निकालना क्या है, कार्य निकालना है। ठीक है, तो पावर जो है किसके बराबर होता है, तो ये
कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। ये वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पावर कितना है 20 किलोवाट है और टाइम कितना है 10 सेकेंड है। तो 20 धामा 200 और ये किलोवाट था 20 किलोवाट, तो यहाँ पे आंसर भी किलो जूल में आएगा। तो 200 किलो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण किसके समान होंगे। तो यहाँ पे रासायनिक गुण किसके समान होंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्योंकि आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिसके सेम होते हैं उन तत्वों की प्रॉपर्टी समान होती है लगभग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे, अगर 20 का करेंगे तो 2n² इसका फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो 2 8 10 8 18 2 20। ठीक है, तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आखिरी कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें चेक करना है कि किस तत्व के आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिलियम, तो इसकी पहली कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, आपस में मैच कर रही होगी लगभग। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 20 होता किसका है, तो ये कैल्शियम का होता है, और ये क्या है, बेरिलियम। ठीक है, तो कैल्शियम और बेरिलियम ये दोनों सेकेंड ग्रुप के तत्व होते हैं, सेकेंड ग्रुप के तत्व होते हैं। और एक ही ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं उनकी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लगभग समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एवोगैड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है। तो एवोगैड्रो संख्या क्या होती है, तो एवोगैड्रो संख्या ये एक मोल पदार्थ में मौजूद परमाणुओं या अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करते हैं Na से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। यानी कि अगर किसी पदार्थ का 1 मोल है तो उसमें जो है इतने एटम हो सकते हैं या इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा Na। अगला क्वेश्चन है, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक दिए गए हैं, तो इसमें बताना है किसमें जो है कोशिका भित्ति पतली होती है। तो ये है पैरेन्काइमा ऊतक। पैरेन्काइमा इसमें जो है कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। और कोलनकाइमा की बात करें तो इसमें मोटी होती है, और स्क्लेरेन्काइमा में सबसे मोटी होती है। ठीक है, इसमें बहुत मोटी होती है। क्वेश्चन आता है कि स्क्लेरेन्काइमा में जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी किस कारण से होती है, तो ये होती है लिग्निन के कारण। ठीक है, तो लिग्निन के कारण इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पैरेन्काइमा। और इनके कार्य पूछे जाते हैं तो पैरेन्काइमा, तो इसका कार्य होता है, इसका मेन कार्य होता है फूड स्टोरेज का। ठीक है, यानी कि खाद्य पदार्थों को स्टोर करता है। और कोलनकाइमा, तो कोलनकाइमा जो है संरचना प्रदान करता है, पौधों को संरचना प्रदान करता है, और उसके अलावा लचीलापन प्रदान करता है। और स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो ये जो है डेड कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल्स से बना होता है, और ये जो है मजबूती प्रदान करता है, ये मजबूती प्रदान करता है और साथ में आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक लिंगी पुष्प होता है। तो पुष्प जो है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक लिंगी पुष्प जिनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और एक होते हैं द्विलिंगी जिसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, या इनको उभयलिंगी भी कहते हैं। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इसमें या तो पुंकेसर पाया जाता है या तो स्त्री के केसर पाया जाता है, और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं यानी कि द्विलिंगी, इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि एक लिंगी पुष्प कौन सा है। तो हिबिस्कस, गुलमोहर और सरसों ये तीनों द्विलिंगी हैं यानी कि बाइसेक्सुअल हैं। पपीता जो है एक लिंगी होता है, यानी कि इसमें जो है या तो पुंकेसर पाया जाएगा या तो स्त्री केसर पाया जाएगा, दोनों नहीं पाया जाएगा। अगर पुंकेसर पाया जाता है किसी पुष्प में तो वो नर पुष्प होता है, अगर स्त्री केसर पाया जाता है तो वो मादा पुष्प होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, पपीता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है R =
रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये मान लीजिए चालक हैं, तो ये जो है इसकी लंबाई हो जाती है जिसको एल से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो इसकी मोटाई होती है, ठीक है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये किस पर निर्भर करता है, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे रो पर निर्भर करता है। रो यानी रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। तो हर पदार्थ की अलग अलग प्रतिरोधकता होती है, कुछ की प्रतिरोधकता कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। जो अच्छे चालक होते हैं उनकी कम होती है, जो कुचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पदार्थ पर निर्भर करती है, और अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, और इसके अलावा लंबाई पर भी निर्भर करती है। किस पर नहीं निर्भर करती, तो दबाव पर निर्भर नहीं करती। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया किस पर नहीं निर्भर करती, तो दबाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय में संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है। तो संवेग यानी कि मोमेंटम, तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या है, द्रव्यमान, वी क्या है, वेग। द्रव्यमान गुणे वेग जो है संवेग के बराबर होता है। और संवेग परिवर्तन की दर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, वी यहाँ पे अंतिम वेग है, यू क्या है, प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम, और वी माइनस यू अपॉन टी ये क्या होता है, तो ये जो है एक्सलेशन भी होता है। एक्सलेशन यानी कि त्वरण हम कैसे निकालते हैं, तो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। और एम इंटू ए यानी कि द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या होता है, तो ये होता है बल। ठीक है, एफ का मान क्या होता है, एम इंटू ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर जो है लागू बल के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लागू बल। ठीक है, और संवेग की इकाई पूछी जाती है, संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का मात्रक होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, और वेग का क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। तो कोई वस्तु है, अगर इस पर कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुकेगी, आवेग के कारण, या तनाव के कारण, या घर्षण, या गति के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। ठीक है, मान लीजिए कोई कार चल रही है, ठीक है, ये है कार, और इसमें बैठा जो ड्राइवर है कार को बंद कर देता है, मतलब इग्निशन जो है ऑफ कर देता है। तो ये कार जो है थोड़ी देर बाद आगे चल करके रुक जाएगी। वो किसके कारण रुकेगी, तो सड़क और टायरों के बीच जो घर्षण बल लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण ये कार आगे चल करके रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो यौन संक्रमित बीमारी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इसमें से कौन सी नहीं है, तो गोनोरिया और सिफिलिस और मस्से, ये तीनों जो है यौन संक्रमित बीमारियां हैं। कैंडिडाइसिस ये जो है फंगस से होने वाला एक रोग है। एक कैंडिडा नाम का एक फंगस होता है, तो जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको कहते हैं कैंडिडाइसिस। तो ये जो है यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि यानी कि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी का नाम पुकार रहा है और वो कहीं से आवाज़ टकरा करके वापस आ रही है। मान लीजिए कोई पहाड़ या दीवार से टकरा करके इसको वही आवाज़ दोबारा से सुनाई दे रही है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन। जब किसी सरफेस से या तो ध्वनि जो है टकरा करके वापस आ जाए, या प्रकाश भी टकरा करके वापस आता है, तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे किसका परावर्तन हो रहा है, तो ध्वनि का परावर्तन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कम से कम कितने समय का अंतराल होना चाहिए। तो 0.1 सेकेंड का कम से कम अंतर होना चाहिए दो ध्वनियों के बीच में, तब जो है प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देगी। और कितनी दूरी होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए, जहाँ से वो ध्वनि टकरा करके वापस आ रही है, तो कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है, उसको क्या कहते हैं। तो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, इसमें से कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं। तो इसमें से ट्रिप्सिन रिलीज होता है, एमाइलेज रिलीज होता है, और लाइपेज भी रिलीज होता है। पेप्सिन ये जो है एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है, तो ये आमाशय यानी कि स्टमक से रिलीज होता है। ठीक है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पेप्टाइड्स में तोड़ता है।
और ट्रिप्सिन एंजाइम ये जो है अग्नाशयी रस है, अग्नाशय से स्रावित होता है यानी पैंक्रियाज से, और ये जो है पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में, या हम कह सकते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। और यहाँ पे दिया गया है एमाइलेज। तो एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो एमाइलेज पाचन करता है स्टार्च का, ठीक है, स्टार्च का पाचन करता है। और लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज पाचन करता है वसा का। ये वसा को वसीय अम्लों में तोड़ता है, यानी फैट को फैटी एसिड्स में तोड़ता है, ठीक है। तो ये वसा का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है 12m/v², ठीक है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेग के, ठीक है, वेग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अगर वेग को दुगना कर दिया जाएगा, गति को दुगना कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? v की जगह 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4v² हो जाएगा। यहाँ पे v स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या हो गया 4, तो यानी कि 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो अगर स्पीड को दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। 3 गुना करेंगे तो क्या होगा? 9 गुना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3v का होल स्क्वायर होगा तो 9v² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आराम से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 4 गुना। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु में होता है, ऑक्सीजन के एक अणु में कौन सा बंधन होता है, ये यहाँ पे बताना है। तो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम जो है ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस O2। तो ऑक्सीजन का एक एटम ये है, ऑक्सीजन का एक एटम ये है। इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। यहाँ भी 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक दोहरा सहसंयोजक बंध, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहरा सहसंयोजक बंध यानी कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइट श्रृंखला का तत्व है। तो यहाँ पे लैंथेनाइट श्रृंखला क्या होती है? लैंथेनाइट सीरीज, ये जो है आप थर्ड ग्रुप देखेंगे, इसमें जो 6वां पीरियड है, इसमें जो है एक 57 नंबर का तत्व है, 57 परमाणु क्रमांक का, जिसको कहते हैं लैंथेनम। लैंथेनम के बाद जो है 58 नंबर पे आता है सीरियम, ठीक है। तो 58 नंबर से लेकर के 71 नंबर तक, यानी सीरियम से लेकर के ल्यूटीनियम तक जो है जितने भी तत्व होते हैं इनको कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज के तत्व, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? लैंथेनाइट्स होते हैं। और इसी के नीचे 89 वाला देख सकते हैं आप, यह है एक्टीनियम। और इसके बाद आता है 19 पर थोरियम। तो थोरियम से लेकर के यानी 90 से लेकर के 103 तक, 103 पर है लॉरेंसियम। तो थोरियम से लॉरेंसियम तक जो है जितने भी तत्व हैं इनको कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज के तत्व, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइंड रूप से कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें कितने तत्व होते हैं? तो इसमें 14 होते हैं लैंथेनाइट्स और 14 होते हैं एक्टिनाइट्स। टोटल एफ ब्लॉक में कितने होते हैं? तो 28 तत्व होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 58 वाला लैंथेनाइट सीरीज का तत्व कौन सा है? तो 58 वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियम है, जो कि लैंथेनाइट सीरीज का पहला तत्व है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीरियम। और एफ ब्लॉक के तत्वों को और क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको अंतः संक्रमण धातुएं भी कहते हैं, ठीक है। इनर ट्रांजिशन मेटल भी इनको कहते हैं, यानी अंतः संक्रमण धातुएं। अगला क्वेश्चन है, फिनोप्थलीन को सिरके में डालने पर घोल कैसा हो जाता है? तो फिनोप्थलीन, इसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। और इसका कलर कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है। फिनोप्थलीन कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है। और इसको जब पानी में मिलाते हैं, इसको जब पानी में मिलाते हैं तो भी ये क्या होता है? रंगहीन होता है। और इसको जब अम्ल में मिलाते हैं, तो अम्ल में मिलाते हैं तो भी कोई रंग नहीं देता है, रंगहीन ही रहता है। लेकिन जब इसको क्षार में मिलाते हैं तो ये गुलाबी रंग का कलर देता है, गुलाबी कलर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सिरके में अगर डालेंगे तो क्या होगा? तो सिरके में अगर डालेंगे तो कैसा होगा? तो सिरका क्या होता है? अम्ल होता है या क्षार? तो ये सिरका अम्ल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा कलर देगा? तो ये रंगहीन, यानी कि कोई कलर नहीं देगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
धावन सोडे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो धावन सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ये क्या है? धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, ठीक है, या इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसमें जब हम मिलाते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो यहाँ पे बनता है NaCl, ठीक है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल बनता है। तो यहाँ पे Na2CO3 ये क्या है? एक क्षार है, और ये क्या है? एक अम्ल है। तो अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण बनता है, ठीक है। तो ये लवण हो गया NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है? जल, ठीक है, जल बनता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा, और इसके अलावा यहाँ पर भी 2 लगाना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सी गैस निकलती है, तो गैस कौन सी निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध दर्शाता है? तो इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो है ओम का नियम हो जाएगा। ओम का नियम क्या होता है? V = I/R। V क्या है? वोल्टेज, I क्या है? करंट, और R क्या है? रजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि वोल्टेज यानी कि विभवांतर और धारा यानी कि करंट के बीच में संबंध कौन सा नियम दर्शाता है? तो ओम का नियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के, करंट के, यानी कि करंट जितना ज़्यादा होगा वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 500 न्यूटन भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। शक्ति यानी पावर का पता लगाना है। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन यहाँ पे किसके बराबर होगा? तो खर्च की गई ऊर्जा के बराबर, यानी कि M/G/H के बराबर होगा, अपॉन टाइम जो है, ठीक है। तो यहाँ पे M कितना दिया गया है? द्रव्यमान। तो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं दिया गया है बल्कि भार दिया गया है। भार क्या होता है? तो भार होता है W = M/G, यानी कि यहाँ पे M/G की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे M/G क्या हो जाएगा? 500, ठीक है। यहाँ पे G की वैल्यू अलग से नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि M/G दिया गया है 500 न्यूटन। और ऊंचाई जो है कितनी दी गई है? तो यहाँ पे 45 चरण है, और प्रत्येक चरण की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो एक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और कितने चरण है? 45। तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये उत्तर किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर में आएगा तो इसको मीटर में हमें चेंज करना होगा, तो यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया है? टाइम तो अभी लिखा नहीं हमने, तो टाइम जो है 9 सेकेंड दिया गया है, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 9 से 45 जाएगा 5 बार, 100 से ये जाएगा 5 बार, तो 5 25 25, और 25 का 15 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 375, ठीक है। 375 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पे जो है क्या लगेगा? यहाँ पे जो है एक है ट्रक, ठीक है, ये क्या है? एक ट्रक है। ये कितनी स्पीड से जा रही है? तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो ये इसका वेग हो गया। और इसका द्रव्यमान है M कितना दिया गया है? तो M है 2000 किलोग्राम। ये सड़क पर जा रही थी, तो एक जो है कार खड़ी थी, ठीक है, एक छोटी सी कार खड़ी थी, उससे जो है टक्कर खा गया। यहाँ पे जब ये टक्कर खा गया तो दोनों साथ चलने लगे, और दोनों साथ चलने लगे तो किस स्पीड से चलते हैं? तो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। तो अब यहाँ पे बताना है कार का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे जो है संवेग संरक्षण का नियम लग जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो पहले जो उनका संवेग था और बाद में जो उनका संवेग है वो क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो जो ये कार चल रही थी तो इसका पहले संवेग क्या होगा? संवेग आपको मालूम है P = क्या होता है? M/V होता है। तो M/V यहाँ भी होगा और M/V यहाँ भी होगा। अब यहाँ पे द्रव्यमान कितना है? 2000 किलोग्राम है, ठीक है, 2000 किलोग्राम है। और वेग कितना है? वेग है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये यहाँ पे अब जो संवेग है, जब कार और ट्रक टकरा गए दोनों, तो अब जो संवेग है तो उसके बराबर ही होगा। तो अब जो है द्रव्यमान कितना है? तो कार जो है ट्रक जो है 2000 किलोग्राम की है, और कार का द्रव्यमान हम मान लेते हैं M है। तो दोनों का द्रव्यमान ऐड हो जाएगा, यानी कि 2000 + M हो जाएगा। और स्पीड कितनी है? वेग
तो वेग हो गया है 8 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 20,000, 20,000 इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई होगा 2000 में तो हो जाएगा 16,000, 16,000। ठीक है, प्लस 8m। ठीक है, तो यहाँ पे 8m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20,000 माइनस 16,000। ठीक है, यानी कि 8m कितना हो गया, तो ये आ जाएगा 4,000। और m हमें निकालना है, यहाँ पे कर देते हैं, जगह नहीं है नीचे। तो m इक्वल टू 4,000 बटे 8, 8 पंचे 40 और 2 जीरो, तो 500 ग्राम ये जो है क्या आ गया, m का मान, यानी कि कार का द्रव्यमान आ गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 500 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे डेली किया जाता है, तो 30 दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा बतानी है। यहाँ पे बताना है कितने यूनिट की ऊर्जा इस वॉशिंग मशीन के द्वारा उपयोग की जाएगी। तो एक यूनिट जो है किसके बराबर होता है, तो एक यूनिट जो है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम किलोवाट घंटा में जो है बदल लेंगे, जितना भी दिया गया है 750 वाट, 750 वाट, इसको जब हम किलोवाट में बदलेंगे तो इसको 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 750 बटे 1000, ये क्या हो गया, किलोवाट। और घंटा कितना, तो 4 घंटे डेली, और कितने दिन तक, 30 दिन तक, तो 30 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितने किलोवाट घंटा। ठीक है, तो जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल, जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल, और 75 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा 300, 300 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 900, 900 बटे 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो किस तरह के परावर्तन की घटना होती है। तो प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होता है। एक तो मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, स्मूथ सरफेस है, तो उसमें जो है मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आती है, तो प्रकाश की किरण जो आएगी उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। तो आपतित किरण जो है समांतर रूप से आएगी, और अगर ये स्मूथ सरफेस है, चिकनी सतह है, तो समांतर रूप से ही परावर्तित भी होगी। ठीक है, इस तरह से समांतर रूप से परावर्तित होगी। लेकिन अगर कोई सरफेस है जो कि खुरदरा है, स्मूथ नहीं है, खुरदरा है, तो उस पर जो आपतित किरण आएगी तो किरण तो परावर्त जो है समांतर ही आएगी। ठीक है, समांतर ही आएगी, लेकिन जब ये परावर्तित होगी तो ये अनियमित रूप से होगी। ठीक है, ये समांतर रूप से नहीं होगी, किधर को भी ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे परावर्तन कैसा है, यहाँ पे अनियमित है, अनियमित है, और यहाँ पे कैसा है, तो यहाँ पे नियमित है। तो जो स्मूथ सरफेस होती है, एकदम चिकनी सरफेस होती है, तो उसमें नियमित परावर्तन होता है, और इसीलिए वो चमकीली दिखाई पड़ती है। जैसे कि जो मिरर होता है, शीशा, तो उसके पीछे जब पॉलिश कर देते हैं तो वो जो है चमकीला दिखाई देता है, और वो स्मूथ होने के कारण ही चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि उसमें नियमित परावर्तन होता है, इसीलिए चमकीला दिखाई देता है। और कोई खुरदरी सरफेस है तो उसमें परावर्तन अनियमित होता है, तो वो जो है चमकीला नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे चमकीली सतह पर जो आपतित किरणें होंगी उनका परावर्तन कैसा होगा, नियमित होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर आप सभी को पता होगा कि वेग कहते हैं। वेग जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग जिसको v से प्रदर्शित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड जो है इसका मात्रक होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि या सदिश राशि। तो वेग जो है सदिश राशि होती है, और चाल जो है कैसी राशि होती है, तो चाल जो है अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो जब भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो, तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। सेल्सियस निकालना है तो सेल्सियस की जगह हम 25 रखेंगे, 25/5। ठीक है, और F माइनस 32/9, 5 5 या 25। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हो गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F माइनस 32 इक्वल टू 9 5 या 45।
तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 और 32 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 7 और 4 3 7, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो कितना होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।